नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे रामलाल की एक खूबसूरत कहानी, भीड़। लाखों आदमियों से भरा एक जंगल। उन लोगों में साझी बात एक ही है, अजनबियत। बसों, ट्रामों, लोकल ट्रेनों और फुटपाथों पर थोड़ी देर का साथ और बेशुमार धक्के। बड़े शहरों की अब यही नियति है। इसी भीड़ में एक दिन आतम कस्सी को देख लेता है। दोनों एक ही दिशा में हावड़ा ब्रिज पर जा रहे थे। शाम हो रही थी। आगे पीछे चलने वाले और भी लाखों लोग थे, दोनों तरफ फुटपाथों पर। बीच सड़क पर मोटरें, ट्रामें और बसें। आतम पहले उसे उसकी पीठ से पहचानता है। एक तंदुरुस्त जवान, पीठ और गर्दन के पीछे ढेर सारे खूबसूरत बाल। उसे यकीन है वह कस्सी ही है। कस्सी भी अपना नाम सुनकर हैरान रह गई है। फिर यह आवाज जानी पहचानी सी, लेकिन सालों के बाद अचानक सुनाई पड़ी है। दोनों की आंखों में अजीब सी प्रसन्नता और गर्व का सा भाव चमक उठता है। अरे आतम, तुम भी यहां रहते हो? हाँ, मैं तो 5 साल से यहां हूं, लेकिन क्या तुम भी अभी तक? क्यों, मैं और कहां जाती? ये कैसे सोचा? आतम चुप, गहरी गहरी आंखों से उसका चेहरा ताकता रह गया। इसके बालों में सिंदूर नहीं है, होंठों पर लिपस्टिक भी नहीं, फिर भी इसके होंठ कितने लाल हैं। कस्सी अपने सवाल का खुद ही जवाब देने लगी। मैं तो कहीं और गई ही नहीं, यही पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई, यहीं एजुकेशन पाई और यहीं सर्विस भी कर रही हूं। कौन से ऑफिस में? उसी वक्त एक व्यक्ति पीछे की भीड़ से आकर उन दोनों के बीच से यह कहता हुआ निकल गया, अम्मा के जीते दाऊ भाई। कस्सी अब उसके साथ सटकर चलने लगती है। मैं कद्दरपुर डाक्स पर स्टेनो हूं, पोर्ट ट्रस्ट के एक सेक्शन में। और तुम? पीछे से उमड़ती हुई भीड़ ने उन्हें थोड़ी देर के लिए अलग अलग कर दिया। कोशिश करके वे फिर साथ साथ चलने लगे। मैं स्टॉक एक्सचेंज की मेन बिल्डिंग में शिफ्ट मैकेनिक हूं। याद है जब तुम हमारे यहां आई थी, मैं तब ITI मेन ट्रेनिंग कर रहा था। हाँ, खूब याद है आतम। वहां मेरे और तुम्हारे पिता के दरमियान जायदाद का झगड़ा हो गया था। पर जरा धीरे धीरे चलो, मैं पीछे रह जाती हूं। अच्छा हाँ कस्सी, मुझे वह बात याद तो है। वही तो कारण था कि हम फिर मिल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जरा सी बात के लिए इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। आतम, इस भीड़ में तुम्हारे साथ बात करना मुश्किल हुआ जा रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो। तुमने अभी क्या कहा? मैंने यह कहा कस्सी जी कि झगड़ा बहुत जरूरी था। वे लोग तो एक दूसरे से ऐसे रूठे कि फिर मिल ना पाए। जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब तुम्हारे पिताजी ने खुद आना तो दूर रहा, हमें एक खत भी न लिखा। हाँ आतम, मेरे पिताजी ने यह ठीक नहीं किया। मुझे खुद इसका बहुत दुख है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं तब कितनी छोटी थी। नहीं कस्सी, मुझे शिकायत नहीं है। मैं तो तुम्हारे पिताजी की। आतम, देखो पीछे से कितना तेज रेला आ गया, शोर भी बढ़ गया है। मैं सुन नहीं पाई, पता नहीं तुमने क्या कहा। कस्सी, हम अब स्टेशन के करीब पहुंच गए हैं। कहीं बैठकर चाय पिएंगे और इत्मीनान से बातें करेंगे। मैं भी यही चाह रही थी। आतम ने कस्सी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और भीड़ को चीरकर उसे बाहर ले आया। वह दोनों हाथ पीछे उठाकर अपना जूड़ा ठीक करने लगी तो आतम उसे बड़ी गहरी नजरों से देखने लगा। कस्सी अब कितनी बड़ी हो गई है, पूरी औरत लगती है। बाप रे बाप। कस्सी भी उसे अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर लजा गई। उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ देर दोनों में से कोई न बोल सका। वह चुपचाप खाली जगह की तलाश में घूमते रहे। पहले वेजिटेरियन रेस्तरां में गए, फिर नॉन वेजिटेरियन में। हर जगह भीड़ थी। बाहर कॉफी के स्टॉलों में भी वही हाल था। लोग जल्दी जल्दी कॉफी के घूंट निगलते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं। पॉलिटिक्स, घरेलू समस्याएं, ऑफिस और बिजनेस के मामलात। ए बार बांग्लाय लेफ्टिस्ट सरकार निश्चिया सबे। यार, मेरी पत्नी बड़ी बीमार है। तभी उन्हें अचानक सामने से लोकल आती दिखाई दे जाती है और वे प्याले और पैसे रखकर भाग खड़े होते हैं। आतम और कस्सी को एक ट्रेन के आखिर में लगी डाइनिंग कार दिख जाती है।
गाड़ी छूटने में अभी देर थी। दोनों अंदर जा बैठे। आमने सामने बैठकर दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा। बैरा चाय रख गया तो कस्सी ने पूछा, आतम, तुम उस वक्त क्या कह रहे थे? कब? वह जैसे किसी स्वप्न से चौंक उठा। जब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे भीड़ से बाहर ले आए थे। याद नहीं पड़ता अब? हटाओ, होगी कोई बात। अच्छा, यह बताओ, अब तुम्हारे साथ कौन कौन है? चाचा जी और चाची जी के अलावा? और तो कोई नहीं है। दोनों बड़े भाइयों के ब्याह हो चुके हैं। एक बंबई में है, दूसरा मद्रास में। श्यामा दीदी कभी कभी ससुराल से आ जाती है, महीना 15 दिन रहकर फिर चली जाती है। और तुम नहीं गई ससुराल अभी तक? आतम ने महसूस किया जैसे उसने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया है। यह सवाल शायद अनुत्तरित ही रह जाए, लेकिन कस्सी मुस्कुरा दी और फिर चहकते हुए बोली, ससुराल जाना क्या जरूरी होता है हर लड़की के लिए? आतम कुशाग्र बुद्धि नहीं था, लेकिन भावुक अवश्य था। वह कुछ भी न कह सका और कस्सी उसकी भीतरी कशमकश भांप कर बहुत खुश हुई। बोली, अच्छा यह बताओ, चाची कैसी हैं? वैसी ही हैं, लेकिन उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई है। कई ऐनकें बदलवानी पड़ी। और तुम्हारी माताजी, उनकी तो मैं शक्ल ही भूल चुका हूं। शायद अपने बचपन में ही उनकी गोद में खेला था। कस्सी हंस पड़ी। बचपन का जमाना भी कितना सुहावना होता है। 5 साल पहले हम मिले थे, वह भी हमारे बचपन ही का जमाना था। तुम ITI मेन थे, मैं 10वीं का इम्तिहान देने वाली थी। मुझे याद है, एक रोज मुझे साइकिल पर बिठाकर शांति निकेतन ले गए थे। हाँ, और तुमने कहा था इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने आऊंगी। नहीं आ सकी, पिताजी का हाथ तंग हो गया था। 2 भाइयों की एजुकेशन और श्यामा दीदी की शादी के लिए उन्हें जायदाद का बंटवारा करना पड़ा था, और हमारा हिस्सा बेचकर ही सब काम हो पाया। अच्छा कस्सी, मुझे यह बात मालूम नहीं थी। मुझे अफसोस है। असली बात जाने बिना ही मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में इतना कह गया। कब कहा तुमने? मैंने तो नहीं सुना। तुम इतने अच्छे स्वभाव की हो, मेरी किसी बात का बुरा ही नहीं मानती। अच्छा, भली कही। जरा सी देर में तुम्हें मेरे स्वभाव का भी अंदाजा हो गया, पर मैं अपने घर में बड़ी लड़ाका समझी जाती हूं। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सहसा गाड़ी चल दी। दोनों दरवाजे की तरफ लपके, लेकिन उनके लिए उतरना असंभव हो गया। कस्सी ने घबराकर पूछा, अब यह गाड़ी कहां रुकेगी बाबा? एक बैरे ने बताया, 1 घंटा बांटे, ए बार खड़गपुर। आतम ने कस्सी को धीरज बंधाने के लिए बैरे की बात आगे सुनी ही नहीं। वह बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। खड़गपुर पहुंचकर वापसी के लिए हमें फौरन कोई ट्रेन मिल जाएगी। क्या तुम इससे पहले कभी देर से घर नहीं गई? कस्सी ने बताया, ज्यादा से ज्यादा 8 साढ़े 8 तक जरूर चली आती हूं, वह भी जब कोई लोकल लेट हो जाती है, वरना 7 तक तो मैं जरूर पहुंच जाती हूं। ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ ही घर चलूंगा, सब एक्सप्लेन कर दूंगा। इस शहर में तो ये सब रोज ही होता है। चिंता छोड़ो, एक एक चाय और पी जाए और कुछ खाया भी जाए ना। भूख लग रही है। क्या खाओगी? जो तुम खाओगे। वाह, ये क्या बात हुई? फिर तो मैं भी वही खाऊंगा जो तुम खाओगी। अरे बाबा, तब तो मुश्किल होगी। अच्छा, मैं मटन चॉप का ऑर्डर दे रही हूं, चलेगा? कस्सी फिर पहले जैसी हो गई। तुम बचपन में बहुत जिद्दी हुआ करते थे आतम, अब भी वही हाल है। नहीं, मैंने जिंदगी के बारे में बहुत सोच लिया है, उसके साथ कहीं समझौता भी किया है, परंतु सिर्फ वहां जहां मेरे सिद्धांत कुर्बान नहीं होते। तुम ड्रामों वामों में भी इंटरेस्ट लिया करते थे? हमारा अब भी एक ड्रामेटिक क्लब है। अभी पिछली ही मंथ हमने एक स्टेज प्ले किया था, थका हुआ खुदा। ओ मां, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है यह तो। और तुम्हारे खास सब्जेक्ट्स तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी थे ना। वहां से यहां तक आते आते कई और सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, संगीत, सितार और अब 200 मिनट की रफ्तार से सर्विस। दोनों हंस पड़े। उसी वक्त गाड़ी खड़गपुर के यार्ड में दाखिल हो गई। आतम को अचानक याद आया,
उन्होंने टिकट भी नहीं खरीदी है। कस्सी को बताया तो वह डर ही गई। बोली, ऐ बाबा, बहुत फाइन देना पड़ेगा, मेरे पास तो कुल मिलाकर 15-20 ही रुपए होंगे। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग मेज पर उलट दिया। आतम ने भी अपनी जेब से रुपए पैसे उनमें मिला दिए और कहा, यहां का बिल और रेल का भाड़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन वापसी के लिए यकीनन कुछ न बचेगा। तब हम वापस कैसे होंगे? आतम उसके चेहरे पर चिंता का रंग देखकर मुस्कुरा उठा। बोला, यहां मेरी बड़ी बहन रहती है, वहीं चलते हैं, खाना भी खाएंगे और रुपए भी ले आएंगे। ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारी बहन के सामने, जाने क्या सोच बैठे। तब तुम बाहर रुक जाना, मैं कोई बहाना बनाकर रुपए ले आऊंगा। ठीक है। दोनों एक दूसरे की शरारत में बच्चों की सी मासूमियत से साथ दे रहे थे, आनंद में डूबे हुए। गाड़ी से उतरकर दोनों ने रेल का किराया अदा किया। कस्सी टैक्सी में बैठी रही। आतम चंद ही मिनट में मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। उसके पास 10-10 के 5 नोट थे। कस्सी ने खुश होकर उसका हाथ दबा दिया। बातें करते और हंसते हुए वे वापस स्टेशन आ गए। जिंदगी में कभी कभी अचानक इस तरह खुश हो उठने का अवसर हाथ लगता है, रास्ते में पड़ी हुई दौलत के समान। लेकिन उन्हें वापस ले जाने वाली गाड़ी 3 घंटे लेट थी। यह सुनकर कस्सी के तो होश ही उड़ गए। आतम ने उसके लिए जो खाना मंगवा लिया था, उसे छूने के लिए भी वह तैयार न हो सकी। आतम उसकी आंखों में आंसू देखकर चुप सा हो गया। गाड़ी आई, तब भी वे उसी तरह खामोश थे। यह गाड़ी सुबह 5 से पहले कलकत्ता न पहुंच सकती थी। आतम ने दुख और पछतावे भरे लहजे में कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई है कस्सी, मेरी ही वजह से तुम यहां तक चली आई। लेकिन जो कुछ हुआ बस होता ही चला गया, एक एडवेंचर की तरह। कस्सी अपने घुटनों पर सिर रखे रखे ही सिसकते हुए बोली, मैं तुम्हें दोष नहीं देती आतम, मैं तो खुद भी तुमसे मिलकर सब कुछ भूल गई। इतना ही याद रह गया कि हमारा भी कोई बचपन था जो बेहद सुहावना था। उसी को याद करते करते फिर से बच्चे बन गए। लेकिन मैं घर जाकर कैसे उन्हें विश्वास दिला पाऊंगी कि हम रात भर कलकत्ता और खड़गपुर के बीच क्यों भटकते रहे। मैंने तो तुमसे झूठ बोला था कि घर पर मेरी राह देखने वाले मेरे माता पिता हैं। वे तो कभी के परलोक सिधार गए। वहां तो मेरा पति है जो रात भर जागता रहेगा। यह सुनकर आतम सन्नाटे में आ गया। कुछ देर तक इसी सन्नाटे में बैठा रहा, एकदम खामोश। फिर वह अपने घुटनों में सिर झुकाकर बोला, कुछ झूठ मैं भी बोल गया हूं तुमसे। गलत कहा मैंने कि मेरी मां जिंदा है। वहां तो मेरी बीवी और मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं भी अब यह सोच सोचकर परेशान हो रहा हूं, वह सो नहीं पा रही होगी। जरा सा खटका होने पर भी चौंक कर सिर उठा लेती होगी। पर क्या हम कोई बहाना नहीं बना सकते हैं? कह सकते हैं वापसी पर ट्रैफिक जाम हो गया। ये सब तो होता है ना यहां। लेकिन मेरे घर और दफ्तर के बीच आज तो कुछ भी नहीं हुआ। अखबारों में आज किसी हंगामे का समाचार नहीं होगा। अखबार वाले सारी खबरें छापते ही कब हैं कस्सी। रोज रोज के हंगामों के वे ऐसे आदी हो गए हैं कि सब बातों का जिक्र करना वे जरूरी नहीं समझते। इसके बाद देर तक दोनों खामोश रहे। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। पौ फट रही थी। दोनों के चेहरे मुरझा चुके थे। कपड़े धूल गर्द से पटे पड़े थे। आतम आंखें बंद कर लेता तो उसे अपने अंदर भी एक शोर सा सुनाई देता, बसों और ट्रामों का, जैसे उसके अंदर भी एक शहर आबाद हो, बहुत बड़ा शहर। अचानक गाड़ी एक जगह रुक गई। आगे बहुत से लोग खड़े थे, नारे लगा रहे थे, चोलबे है ना, चोलबे है ना। आतम उतरकर नीचे गया। लोगों से गाड़ी रोकने का सबब पूछा। इनकी कोई लोकल अचानक लेट हो गई थी, इस पर वे अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। आतम जल्दी जल्दी कस्सी के पास लौट आया, उसे भी उतार कर भीड़ के पास ले गया। बोला, ये सब वही हैं जिनके साथ हम रोज धक्के खाते हैं। कल इनसे दूर होकर अपनी कहने सुनने के लिए हम कितना बेचैन थे, पर अब इनमें शामिल होकर ही हमारी मुक्ति हो पाएगी। हम 2-3 दिन भी घर नहीं पहुंचेंगे तो हमें कोई कुछ न कहेगा। शायद पुलिस भी आने वाली है। आतम के चेहरे पर सहज मुस्कान देखकर कस्सी के चेहरे का तनाव भी दूर हो गया। वह जल्दी से भीड़ में शामिल हो गई।
साड़ी का पल्लू उसने कमर के चारों तरफ कस लिया और दोनों हाथों में पत्थर भी उठा लिए। आप सुन रहे थे रामलाल की लिखी कहानी भीड़।